हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक समरी रिवीजन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। हम हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। कुछ जो उसके मुख्य पार्ट हैं वो भी डिस्कस करके चलेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि ये आपको रिविजन्स करने में हेल्प करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। क्या नाम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई कायदे से तो ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है अपने आप में वो बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? बिकॉज जरा आप ध्यान से समझो भाई, जो हमारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो एएस हो, चाहे वो इंड एएस हो, चाहे वो एफआरएस हो, चाहे वो यूएस गैप हो, चाहे वो आईएफआरएस हो, इन सभी का एक ही फंडामेंटल है। वो है क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू की बने। ट्रू और फेयर व्यू से बने से मेरा मतलब है कि उसमें वही चीज दिखाई जाए, जो इंफॉर्मेशन है, जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, वो वही दिखाया जाए जो एक्चुअली में घटित हुआ है। उसके अलावा और कुछ कोई विंडो ड्रेसिंग ना की जा सके। इसी पर्पस से स्टैंडर्डाइजेशन किया गया अकाउंटिंग का। अब जो बेसिक पर्पस है स्टैंडर्डाइजेशन का वो क्या है? क्योंकि जो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, इस कंपनी की इंफॉर्मेशन का यूज करके कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये जान सकें कि साहब कंपनी कैसी है, कंपनी बढ़िया है या कंपनी घटिया है, कि तभी मैं उसके साथ डीलिंग करूं। अब वो पोटेंशियल सप्लायर भी हो सकता है, स्टेक होल्डर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को लोन देना है तो मैं ये देखूंगा ना कि वो किस तरीके का इंसान है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो उस क्रेडिबिलिटी को जांचने के लिए मुझे क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। तो जनरल स्टेक होल्डर को वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके, वो दिल गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 कि हर एक कंपनी अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स बनाए और उसको एमसीए में फाइल करे। लिस्टेड कंपनियों को कहती है कि अपनी वेबसाइट पे भी डाल के रखना, ताकि हैंडी रहे किसी को अगर आपके साथ डील करना है, शेयर्स खरीदने हैं। अनलिस्टेड कंपनियों के लिए चलो ये रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल एमसीए में फाइलिंग उनके लिए एनुअल रिपोर्ट जरूरी हो जाती है, ताकि जो भी स्टेक होल्डर है वो उस एनुअल रिपोर्ट को कंसीडर करके अपना रेलेवेंट डिसीजन, अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके। तो उसी के कंटेक्स्ट में मैं आज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके साथ डिस्कस करने आया हूं, जिसका नंबर है 1 और नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो चलो, जैसे मैंने बात स्टार्ट करी है, अब उसी बात पे रहते हैं कि साहब, अगर मेरे को किसी को लोन देना है, बट इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूं। लेट्स से आपको मेरे को लोन देना है, मैंने आपसे पैसे मांगे और आपको मेरे को लोन देना है, तो क्या आप मुझे ऐसे ही लोन दे दोगे? क्या के लो पकड़ो सर, आप पैसे पकड़ो, आपने मांगी, जो मांगोगे वो दे देंगे? द आंसर इज नो। आप मेरी क्या चेक करोगे? क्रेडिबिलिटी। मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आप ये जरूर जानना चाहोगे कि मैं एक्चुअली में इंसान कैसा हूं। क्या मैं खराब इंसान हूं या मैं अच्छा इंसान हूं? क्या आपके पैसे मैं डुबा तो नहीं दूंगा, या आपके पैसे मैं क्या कहते हैं आपको ब्याज के साथ सही तरीके से वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप इंफॉर्मेशन जुटाओगे, आप इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करोगे। कहाँ कहाँ से करोगे भाई? मेरे हो सकता है मेरे फ्रेंड से मेरे मेरे बारे में मेरा बैकग्राउंड चेक करवाओ, मेरे आस पड़ोस के लोगों से मेरा बैकग्राउंड चेक कराओ। तो वो सब जो चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो अब आपको पता चलेगा कि मैंने कितने डिफॉल्ट करे हैं, मेरे पे कितना कर्जा है, मेरी इनकम कितनी है, क्या मैं उस इनकम के बेसिस पे आपको ईएमआई उस टाइम ड्यूरेशन में चुका भी पाऊंगा। पता चले कमा मैं 10,000 नहीं रहा, लेके बैठ गया मांग रहा हूँ करोड़, तो फिर वो भी बेकार है। तो आपको ये सभी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और ये सब इंफॉर्मेशन क्योंकि आपको चाहिए होगी, और ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। क्या आपको इस बात से मतलब पड़ेगा कि मैं दिन में पानी कितने ग्लास पीता हूँ, या मैं लंच की मेरी टाइमिंग क्या है, या मेरी डिनर की टाइमिंग क्या है, या मैं खाना फेवरेट मेरा फूड क्या है? क्या आपको इस बात से फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। आपको क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको मेरे को लोन देना है, मेरा इलाज थोड़ा ना करना है। तो आपको क्योंकि मेरे को लोन देना है, तो ओनली दैट सिग्निफिकेंट आइटम वही आपको चाहिए।
तो यही बात ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है, ये कहता है जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है उन सभी का डिस्क्लोजर करना है। जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उन सभी का डिस्क्लोज करना है। जो सिग्निफिकेंट बोले तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी जिससे शेयर होल्डर का डिसीजन जो है चेंज हो सकता है, और वो सभी अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपके P&L और बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रही हैं। तो जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। अब आप चाहो तो भाई 200 पन्नों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक पेज पे अकाउंटिंग पॉलिसी लिख दो, तो पढ़ने वाला बंदा तो 200 पन्ने ही पलटता रह जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि ये जो डिस्क्लोजर देना है ये कहाँ देना है, एट वन प्लेस। कहाँ देना है, एट वन प्लेस। आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट जो है आपके लिए इजी कर रही है कि अगर आपको किसी कंपनी के साथ, अगर मैं वो कंपनी मेरे साथ डील करनी है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही जगह पे अवेलेबल हो सके, ताकि आप वो सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से गैदर कर पाओ जो आपको जरूरी है अपने डिसीजन के लिए। इसलिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की जरूरत है डिस्क्लोजर की, और वो भी एट वन प्लेस। इनके बिना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ नहीं पाओगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है कि भाई मैंने अपनी एसेट रिवैल्यूएशन पे दिखा रखी है या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रखी है, मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करता हूं, मैंने गुडविल की इंपेयरमेंट कैसे कर रखी है, और भी बहुत सारी चीजें, मेरे एक्सचेंज डिफरेंस की ट्रीटमेंट क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेरे प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रही हैं, मेरी बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रही हैं, उनको मैं कैसे ट्रीट करता हूं। तो वो कहां डिस्क्लोज करनी है, एट वन प्लेस। आपको एक ही जगह पे डिस्क्लोज करनी है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, ताकि आप अपना रेलेवेंट डिसीजन ले पाओ, वो आपको एक ही जगह अवेलेबल हो पाए, आपको गैदर ना करनी पड़े जगह जगह जाके। तो अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसा इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं या बुरा इंसान हूं, तो आप सिर्फ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर डिसीजन जानोगे। उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड मैंडेट करता है हर एक कंपनी को कि आपको अपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करके चलना है एक ही जगह पे। जब आप अपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक जगह पे डिस्क्लोज करके चलोगे, यही इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेन रिक्वायरमेंट है। कुछ एक छोटी मोटी बात भी बोलता है कि क्या कहते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के केस में हम क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, वो AS 5 भी बोलता है। चलो जी, तो एक बात तो ये रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोज करके चलना है, वो भी एट वन प्लेस। दूसरा ये कहता है कि कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो हम अज्यूम्ड करके चलते हैं कि फॉलो हो रही होंगी, जिसमें से पहला है गोइंग कंसर्न। जिसमें से पहला है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि भाई हमारी कंपनी फोरसीएबल फ्यूचर तक, समय के अंत तक नहीं, फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगी, और यही हमारी इंटेंशन है। तो वही है फंडामेंटल गोइंग कंसर्न का, कि वो कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी भविष्य में बंद हो सकती है, तो वो आपको बताना जरूरी है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ये बताना जरूरी नहीं है कि कंपनी चलती रहेगी। लेकिन अगर लगता है कि कंपनी बंद हो सकती है, तो आपको बताना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, गली 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 के नुक्कड़ वाली जो दुकान है, आपकी गली के नुक्कड़ वाली जो दुकान है, क्या वो रोज एक बोर्ड लगा के रखता है कि मेरी दुकान कल भी खुलेगी? ये कल भी खुलेगी, क्या वो ये बोर्ड लगा के रखता है क्या रोज? द आंसर इज नो। लेकिन जिस दिन उसको बंद करनी होती है, वो उस दिन इंफॉर्मेशन देता होगा कि भाई अब ये दुकान बंद हो रही है, या ये दुकान मूव हो गई है, या हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो वो हमेशा एक बोर्ड लगा के नहीं रखता कि ये दुकान कल भी खुलेगी, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं और ये वो भी मान रहा है कि हाँ दुकान कल खुलेगी। लेकिन जिस दिन उसको लगेगा कि अब दुकान नहीं खुलेगी, 6 महीने बाद दुकान बंद हो जाएगी, तो वो आपको बताएगा ना कि दुकान जी बंद हो सकती है।
तो यही है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये आपको कब डिस्क्लोज करनी होती है? इफ नॉट फॉलोड, अगर फॉलो नहीं हो रही है तो ही आपको ये डिस्क्लोज करनी होती है, जिसमें से वन ऑफ द अकाउंटिंग अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। दूसरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो हम कंसिस्टेंटली लगा रहे हैं। इनकेस अगर कोई चेंज होगा तो हम डिस्क्लोजर करके चलेंगे एज पर AS1 और AS5। AS5 पे भी हम वीडियो बनाएंगे। बट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर जितनी भी मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो सब कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है, जितनी भी मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, इफ नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। इफ नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि साहब अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्लोजर देना है एज पर AS1, क्योंकि हर रोज थोड़ा ना बताते रहोगे कि हम हमारी दुकान खुलेगी। कंसिस्टेंसी कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं हम मान के चल रहे हैं आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। इनकेस अगर नहीं कर रहे हो तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। नंबर 3, अक्रूवल, कि आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके बेसिस पे बना रहे हो? अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना रहे हो, जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, नॉट कैश बेसिस। अगर आप ध्यान से सोचो तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 129 पे मैंडेट करता है कंपनीज को कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे ही बनानी है, आपको कैश बेसिस पे नहीं बनानी। तो अगर इन तीनों में से, ये तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं हो रही, नॉट फॉलोड, देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है, तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को बताना है या अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है कि साहब हम इसमें से गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे, हमें नहीं लग रहा कि हमारी कंपनी 6 महीने से ज्यादा और टिकेगी या साल भर से ज्यादा और टिकेगी, तो हमें लगता है ये बंद हो जाएगी, या फिर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे, या फिर हम अपनी कैश बेसिस पे बना रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। किस बेसिस पे बना रहे हैं? कैश बेसिस पे बना रहे हैं। तो ये मुख्य बात है जो आपका AS1 बोलता है। ये दो मुख्य बातें, दो इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 3, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई जब आप चेंज करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आप क्या करोगे? AS5 भी इसके ऊपर कुछ कुछ बातें करता है, वो जब हम AS5 की वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। AS5 भी इसके बारे में कुछ कुछ बातें करता है, AS1 भी बोलता है। लगभग दोनों की बातें सिमिलर ही हैं, बट अभी हम AS1 तक ही अपनी चर्चा को रखेंगे। वो कहता है कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो आपको बताना है कि क्यों। भाई या तो वो किसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी की वजह से हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि अब बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करोगे तो आपको क्वांटिफाई करना है उसका इम्पैक्ट। और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, इफ नॉट पॉसिबल, देन disclose the fact that it is not quantifiable। तो आपको फैक्ट बताना है कि भाई हमसे ना हो पाया, हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आपको उसका इम्पैक्ट क्या करना है? क्वांटिफाई करके चलना है कि भाई जो चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में उससे हमारी जो प्रॉफिट है उस पर क्या फर्क पड़ा है।
ये आपको क्वांटिफाई करके चलना है। ये भी आपको डिस्क्लोजर देना है। ये भी क्या है, ये भी डिस्क्लोजर है भाई, आपको बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को। ये भी क्या है, एक डिस्क्लोजर है, और ये भी क्या है, एक डिस्क्लोजर है भाई। ये भी क्या है, एक डिस्क्लोजर है। तो ये डिस्क्लोजर, क्योंकि नाम ही इसका डिस्क्लोजर है, तो अब ये डिस्क्लोजर ही बताएगा ना, तो कोई रिकॉग्निशन वगैरह नहीं बताता, बट ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब चीजें डिस्क्लोज करके चलनी है। इसमें से क्या है, पहली है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको डिस्क्लोज करनी है एट वन प्लेस। नंबर 2, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलोड नहीं हो रही तो ही डिस्क्लोजर है। कौन कौन सी होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? नंबर 1 गोइंग कंसर्न, नंबर 2 अक्रूवल, नंबर 3 कंसिस्टेंसी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर। अगर फॉलो हो रही है तो रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन आपको बताना है। रीजन हो सकता है कि भाई लॉ में चेंज आ गया, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, या फिर हमें लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यही जरूरी है। दूसरा, आपको उस चेंज से आने वाला जो इम्पैक्ट है उसको क्वांटिफाई करना है कि भाई क्या इम्पैक्ट आया है मेरे प्रॉफिट पे, आपको वो भी बताना है। और यदि आप नहीं बता पा रहे, हमसे ना हो पाया, तो वो आपको स्टेटमेंट देनी है कि हमसे नहीं हो पाया जी, हम नहीं बता सकते कि कितना क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट है, तो वो आपको फैक्ट भी बताना है। और अगर इम्पैक्ट लेटर पीरियड पे है, अगर इम्पैक्ट लेटर पीरियड पे है, तो फिर आपको ये भी स्टेट करना है कि इसका इम्पैक्ट लेटर पीरियड पे क्या होगा। चलो एक बार होल्ड करना। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट आपको बता करके चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहता है आपको कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करोगे, चयन बोले तो चूज करोगे, तो आप कौन से फैक्टर्स का ध्यान रख के चलोगे, कौन से फैक्टर्स आप कंसीडर करके चलोगे जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करोगे। तो सबसे पहला तो है आपका प्रूडेंस, फिर उसके बाद है मटीरियलिटी, और फिर उसके बाद है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये फैक्टर्स जो हैं आप कंसीडर करके चलोगे जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज कर रहे होगे कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रूडेंस चलोगे कि भाई फ्यूचर के जो अनसर्टेनेबल प्रॉफिट है, आप ऐसी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज नहीं करोगे कि हमें लगता है कि हाँ भाई जैसे फ्यूचर के अनसर्टेनेबल प्रॉफिट हमें लगता है हम कमा लेंगे, हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो आप वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे कि आपको प्रूडेंस के साथ चलना है। जितनी भी मटेरियल चीजें हैं आप उनका ध्यान रखोगे। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि जो एक्चुअली में हुआ है आप उसी को दिखाओगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज के थ्रू, जो नहीं हुआ है उसे दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आप ध्यान में रख के चलोगे जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करोगे, उनको चूज करोगे। जब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करोगे तो आप उसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई करके चलोगे। और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को जब आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो इनका डिस्क्लोजर देके चलना है। ध्यान रखना, जब आप फॉलो नहीं कर रहे हो, चाहे वो गोइंग कंसर्न हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको डिस्क्लोज करके चलना है एट वन प्लेस। कहां पे डिस्क्लोज करके चलना है? एट वन प्लेस। चलिए, मुझे लगता है यहीं पे है हमारे टॉपिक का सार। इसकी कोई समरी नोट्स की जरूरत नहीं है, ये इन्हीं पॉइंट्स में कवर हो जाएगा। बट इफ यू गाइज नीड देन प्लीज लेट अस नो, हम जरूर आपके लिए समरी नोट्स भी इसके लिए बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।